जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम जज्बा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के तहत आपको मिलवाते हैं एक जाबाज सिपाही से, और आज हमारे यहाँ मौजूद है हवलदार संदीप जी लेंडे सर। नमस्कार सर, आपका नमस्ते स्वागत है मैम। हमारे प्रोग्राम में। तो अब आपके जीवन के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे, जो कहानी आपके साथ घटित हुई है वो हमें सुनाइए। मैं या JNK में पोस्टिंग था। 2007 में मैं पोस्टिंग गया था। उस टाइम में मेरे साथ एक इंजरी हुई थी। वो इंजरी माइनर इंजरी है आज के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल ही माइनर है। मैं जब वहाँ पे था, 2007 की बात है। तो एक BPT हमारा एक इवेंट होता है यूनिट में। हाँ, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो हर फौजी को पता है। और वही टेस्ट हर यूनिट में होता है, हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली होता है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा होता है। तो उसके अंदर हम लोग जब राइफ़ल लेके 5 किलोमीटर रनिंग करके आते हैं, तो राइफ़ल और पीछे आप हमारा जो बस्ता रहता है, हम लोग उसको बस्ता कहते हैं, वो रहता है। तो वो गड्ढा जंप करते टाइम पे मेरे को इंजरी हुआ था, 2007 में हुआ है। तो वहाँ पे मेरे को गड्ढे में जर्क हुआ पाँव, और वो पूरा बस्ता लेके मैं गिर गया था। तो वहाँ पे मैं यंग ब्लड था, वहाँ पे मेरे को कुछ हुआ नहीं। उधमपुर हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट किया था उस टाइम में, लेकिन माइनर इशू था वो। तो फिर वहाँ ये होने के बाद मेरे को पता चला कि मैं मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ था। लेकिन जब ठंडी का मौसम आया तो मेरे को पता चला कि थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैं उसके बाद मेरा जर्नी चालू हुआ यूनिट में। हर एक को काम चाहिए, हर एक को अपना टास्क होता है, वो आप कंटिन्यू करो। तो वहाँ पे मैंने 3 साल मतलब JNK था थोड़ा सा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद मेरी 3 साल के बाद मैंने गुजारे वहाँ से। लेकिन मैं 3 साल के बाद पोस्टिंग आया पूना में। तो पूना में मैं वो इंजरी कैरी करके आया। तो पूना में JNK में था, तब मैंने एक प्रमोशन कैडर आया था। तो मेरा जो यंग ब्लड था, इसीलिए मैंने वो प्रमोशन कैडर भी वो पार किया। मतलब कैडर में तो सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, लेकिन तभी मैंने वो कैडर पार किया। फिर यहाँ पे पूना में भी आया था, वहाँ पे भी और एक नेक्स्ट प्रमोशन का कैडर था, वो भी मैंने पार किया। लेकिन बाद में फिर तकलीफ एज जैसे जैसे बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई थी। फिर फैमिली साथ में थी पूना में, 1 साल के लिए मैंने रखा था फर्स्ट टाइम में। तो मैं बोला ऑपरेशन करवाता हूँ। फिर मैंने तो कमांड हॉस्पिटल पूना में उसका ऑपरेशन किया था। 2012 में मैंने ऑपरेशन किया था। तो 2007 से 12 ये जो साल थे, वो मैंने पूरा मतलब वैसा ही झेल लिया जैसे कुछ नहीं हुआ। फिर उस ऑपरेशन में, माइनर ऑपरेशन है मेरा, कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन जब चलने लगता था, ऑपरेशन करने की जब नौबत इसलिए आई, जब चलता था तो मेरा पाँव ट्विस्ट होता था। जैसे आप नॉर्मल चलते हो ना, तो डायरेक्टली एक टांग पे जब पूरा वेट आता है एक आधा सेकंड के लिए, तो गिर जाता हूँ। तो वो होने लगा था मेरे को, मतलब चलते चलते। तब मेरे को नौबत आई कि मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक यहाँ पे मैंने MRI वगैरह करवा के, मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसकी निगरानी में मैंने ऑपरेशन किया। तो 2012-13 में मैंने पूना में ऑपरेशन करने के बाद जस्ट पोस्टिंग आई मेरी फिरोजपुर। तो मैं यहाँ फैमिली के साथ था, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब केयर करने के लिए थे। लेकिन फिरोजपुर बॉर्डर के इलाके में पोस्टिंग आई थी, तो फैमिली नहीं लेके जा सका किसी कारण से। मैं नवंबर दिसंबर में शायद पोस्टिंग आई थी। तो वो ऑपरेशन, न्यूली ऑपरेशन था। और वहाँ जाके मतलब मेरे को ठंडी का मौसम, नवंबर दिसंबर में पंजाब की ठंडी आपको शायद किसी को पता होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है नवंबर दिसंबर महीने में। तो वो ठंडी में ही वहाँ पे गया मैं। नवंबर के लास्ट वीक में पहुँचा था मैं। दिसंबर में एक बंदा था, तो वो फ़ोन करता था मेरे को वहाँ पे, जो मेरा चार्ज लेने वाला था। मैं उसको मतलब मेरे को वो देने वाला था। तो मेरा मतलब मेरे को वहाँ पे जाते ही उसने फाइल पकड़ा दी भाई। 8 दिन के अंदर मेरे को पूरा स्टोर का चार्ज संभाल लिया मैंने। तो मेरा इंजरी तो इतना तकलीफ कर रहा था उस टाइम पे, अभी मैं क्या करूँ, स्टोर में मेरे को घूमने भी नहीं आ रहा था। तो मैंने डायरेक्टली ना स्टोर के अंदर, पहले टाइल्स का काम चल रहा था, मतलब नीचे ज़मीन उबड़ खबड़ थी थोड़ी सी, तो टाइल्स का काम करवाया। और मैं व्हील चेयर पे वहाँ पे जाके घूमने लगा स्टोर में, क्योंकि चलना आना आता नहीं था। डंडा लेके काठी पे चलता था, मतलब डंडे पे चलता था मैं। स्टोर में जाके जो किसी को आइटम देना है,
मतलब किसी चीज़ का हम लोगों को विजिटर्स आते हैं, विजिट यूनिट वाले जो कस्टमर यूनिट जैसे बोलते हैं ना, तो कस्टमर यूनिट वाले आते हैं हम लोगों से आइटम लेने के लिए, तो हम लोगों को कैट पार्ट नंबर या टैली करके फिर उनको इशू करते थे। अभी वो चार्ज तो मेरे पास है, हेल्पर मतलब मेरे जूनियर थे, सीनियर तो मैं ही था वहाँ पे स्टोर में इंचार्ज, तो मैं व्हील चेयर पर जाके सामान देता था उनको। थोड़ा सा स्ट्रगल किया, चार्ज 1-2 महीने में थोड़ा संभाला, स्टोर का ज़्यादा नॉलेज नहीं था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टोर नहीं संभाला था, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट संभाला था, पिछले यूनिट में भी डॉक्यूमेंट संभाला था, वहाँ जाके डायरेक्टली स्टोर का चार्ज मिला। तो वो यूनिट था वो मतलब जैसे बोलते हैं क्या गेस्ट यूनिट, मैं दूसरे के पास गेस्ट में, तो वो मैं ऑर्डनेंस वाला हूँ, मैं ऑर्डनेंस में से होके ईएमई में गया हूँ, तो चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल दिया था मेरे को। और ऑर्डनेंस में क्या होता है, जो मैं नहीं हूँ तो ये भाई है तो ये संभाल लेगा, लेकिन ईएमई में है ऐसा है कि तो ऑर्डनेंस वाला है तो तेरे बदले ऑर्डनेंस वाला ही चाहिए, तो वो चार्ज कोई ले नहीं सकता। 2 महीने के बाद मैंने चार्ज संभाला, टेक ओवर किया, काम चालू किया मैंने। मेरा थोड़ा सा मतलब ओसी को भी नॉलेज में आया, बंदे को तकलीफ है, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ मेरे को प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन जैसा जैसा मैं काम करता था वैसे वैसे उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना चालू किया। ओसी चेंज होते रहते थे, काम मेरा कभी भी पेंडिंग नहीं रहा उस टाइम 3 साल में। मतलब इतनी तकलीफ के बावजूद भी हम अपने काम को पूरा हाँ, प्रेफरेंस देते क्योंकि थे। काम अब मैं नहीं करूंगा तो मेरे बदले आप नहीं करो, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईएमई का बंदा है, उसको पता नहीं है स्टोर का, मेरा काम मेरे को ही करना है, तो वो मेरे को ही करना था, क्योंकि रात को करो या सुबह करो वो मेरे को ही करना है मेरा काम, स्टोर को रखना। और फिर विजिट वगैरह होते रहते, सीनियर का आना जाना, वो सीओ साहब आते थे विजिट के लिए, तो वो बोलते थे बटालियन से तुम्हारा बटालियन से मेरा दूर था, लेकिन कभी कभी विजिट के लिए आते थे, तुम्हारा स्टोर तो अच्छा इसके है। बाद आपकी तकलीफ और बढ़ गई और वहाँ पे जाके और थोड़ी सी तकलीफ बढ़ गई है। फिर मैं वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, उन्होंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो क्या फिर यहाँ पे मैंने गांव में छुट्टी आता था, छुट्टी में भी माँ बाप बोलते थे तकलीफ हो रही तकलीफ हो रही। फिर यहाँ क्यूएमटी के बारे में उस टाइम में मैंने लास्ट 2015 में सुना था मैंने। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मम्मी पापा बोल रहे थे छोड़ दो क्या कर रहे थे, मैं बोला 13 साल हुआ है, 1-2 साल गुजार लेता हूँ। फिर उसी टाइम में लेके लिए क्यूएमटी में, फिर उनके माध्यम से डॉक्यूमेंट पूरा करके क्यूएमटी में आया। मेरा दोस्तों से ऐसा है कि जो भी मेरे जीवन में आया है ना, दोस्तों ने बहुत कुछ दिया है, जो जहाँ तक अभी इधर खड़ा हूँ ना वो भी मेरे को दोस्तों की बदौलत मिला है। पापा बोल रहे थे कि अभी आ जा तू, अभी खेती करेंगे, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा पूरा मतलब फार्मर है हम लोग, मम्मी पापा पूरे खेती करते हैं हम लोग, प्योर जो शेतकरी तो बोलते हैं आपका जो नजरिया ये क्यूएमटीआई आने के बाद बदल गया हाँ, कि फिर हाँ यहाँ मुझे आने के और बाद कुछ मेरे को करना है। लगा कि मैं देख रहा था मेरा मोरल डाउन था, आके मैंने देखा मेरे को कुछ नहीं करना, घर जाके अपना खेती करना है, या तो कोई लग गया तो अपना सिक्योरिटी वगैरह में लगूंगा, 10-15 हज़ार बैंक वाले दे देंगे और पेंशन है, आराम से मम्मी पापा को मतलब सपोर्ट करूंगा। पापा तो अभी भी काम करते हैं खेती में और तभी भी करते थे, तो ये मेरा नज़रिया था। तो यहाँ आके मेरे को पता चला कि मेरी तो इंजरी कुछ नहीं है, मेरे को 25 टाँके हैं, सामने वाले को तो पाँव ही नहीं है, एक किस का तो हाथ ही नहीं है, वो देखा मैंने यहाँ पे। और वो फिर भी वो लोगों के 1 साल ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे, लेकिन उनको चेहरे पे देखा वो तो कुछ नहीं, ऐसे मतलब हम लोग जैसे जनरल पर्सन चलते हैं ना ऐसे कुछ नहीं। मेरा टांग है ना इधर से कटा है, थोड़ा सा तकलीफ है। वो जो मेरा एक संदीप है बीएसएफ करके, मेरा मतलब मेरा नाम का है, उसका एक हाथ नहीं है, और एक है और एक बीएसएफ के वो है शर्मा जी, उनका भी पाँव नहीं था, वो दोनों मेरे कोर्स में थे। कुछ नहीं रे, मेरा पाँव थोड़ा निकल गया, अरे तेरा तो, मैं बोला लकड़ी का पाँव है, तो वो मैंने देखा, मैं बोला यार मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने। वो मतलब जो बोलते हैं ना ऊपर चढ़ मतलब वो मरण के द्वार से वापस आया, ऐसे लोग हैं, तो मैं क्यों हारा हूँ। फिर वहाँ यहाँ पे आके इन लोगों ने फिर पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट किया, फिर इंट्रोडक्शन हुआ। मेरा एक नरेंद्र करके है, आपसे शायद इंटरव्यू में आएगा, वो व्हील चेयर से ऊपर से कूद गया था पैराशूट से, वो फिर वो पूरा फाइनल कर, वो तो ऐसे लोग थे, और वो व्हील चेयर पे जाके खड़ा होके अपना होटल का बिजनेस कर रहा है आज की डेट में। तो वो हमारे सामने एग्जाम्पल थे, वो सीनियर थे एक्चुअली मेरे, तो ये हम लोगों को मिला यहाँ पे, क्यूएमटीआई में आके आपने क्यूएमटीआई में प्रेरणा ली। आके हम लोगों को मिला। तो अब और मैं कुछ थोड़ा जानना चाहूँगी आपके अतीत के बारे में, जैसे कि आपका बचपन कैसे बीता, आर्मी में आने के लिए कहाँ से आपने प्रेरणा ली, ये सब आप हमें बताएं, और युवाओं को भी ये प्रेरणा कैसी मिले ये भी आप
हमें ज़रूर बताएं। मैं बचपन के बारे में आपके बताना चाहूँगा तो मैं पढ़ाई लिखा में बिल्कुल ही अच्छा नहीं हूँ, पहले से ही पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहूँगा कि मैं मतलब फार्मिंग कुटुम्बिंग मतलब मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग है, वो क्या बोलते हैं, पापा आज खेती करते हैं, उन्होंने बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया और वो पढ़ाने के लिए ऐसा कभी बोले नहीं कि तू पढ़ाई मत कर, लेकिन दिमाग ही नहीं चलता था उस टाइम में। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया था उस टाइम, और मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो उस टाइम में वही भाई जो मैं आपको अभी बताया था, वो लोग बोलते थे यार आर्मी की भर्ती है तो चलते हैं हम लोग आर्मी भर्ती के लिए। तो पापा बोलते थे नहीं यार आप खेती करो, आप क्योंकि इतनी मेरे ठीक ठाक खेती है, पानी भी अच्छा खासा है हम लोगों को, हम लोग मतलब सदन कुटुंब से आते हैं तो पानी ठीक ठाक है। तो वो पापा बोलते थे ये कौन संभालेगा, तू आर्मी में जाएगा तो ये कौन संभालेगा, और तू जाएगा तो आर्मी में टेंडेंसी वही है ना कि घर के बाहर ही रहेगा, और जाएगा तो आने का वो जो मतलब एजेड लोग हैं उनको यही है कि आएगा नहीं आएगा कुछ होगा। पापा बोले तू खेती कर, हम लोग नहीं इतना, लेकिन मैं बोला नहीं, एक बार मैंने भर्ती ट्राई किया था तो फिर मेरे को लगा यार मैं भी कर सकता हूँ। क्या तैयारी की थी आपने? तैयारी मैं तो पहले तो दौड़ने के लिए जाता था। हमारा एक मंदिर है गांव मतलब खेती में, वो मंदिर के ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ से है ना थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रोड है, तो वहाँ से मैं दौड़ लगाता था घर से घर में जाके, क्योंकि वहाँ उस टाइम में मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एकेडमी थी, लेकिन वो पूना सिटी साइड में थी, लेकिन रूरल साइड में बिल्कुल नहीं थी एकेडमी, बिल्कुल जो अभी हुआ है। अभी 2002 की बात कर रहा हूँ, 2-3 की, तो उस टाइम में एकेडमी बिल्कुल नहीं थी, एक हाथ दूसरी, और वहाँ पे एडमिशन लेना तो वो थोड़ा सा मतलब सक्षम चाहिए उसके लिए। तो मैंने घर में ही तैयारी की, अपनी मंदिर तक दौड़ के जाता था, दौड़ के आता था। तो और एक भर्ती उस टाइम में मैंने ट्राई किया, तो ट्राई में मेरे को लगा कि मैं लड़के दौड़ रहे और मैं भी उनके साथ, क्योंकि खाना पीना मेरा ठीक ठाक था उस टाइम में, सेहत अच्छी थी और खेती में काम करता था मैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ठीक ठाक पापा को मदद कर रहा था, पापा भी खुश थे क्योंकि मैं काम करता था। पापा इसलिए मेरे को बोल रहे थे तू काम कर रहा है और रुक जा इधर ही, तो मेरी बॉडी तंदुरुस्त थी उस टाइम। तो मैंने स्पेशल कोई कैडर कोई ट्रेनिंग जी। कुछ नहीं लगाया था उस टाइम में, ऐसा कि मैं फौज में अपने जाना, आप ही तैयारी करके अपने आप ने फिजिकल तैयारी किया। और एक भर्ती में जाके मेरे को पता चला कि मेरे अंदर मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि लोग जाके कोई उल्टी, मैं फर्स्ट टाइम था लोगों का मेरे साथ में जो लड़के 1600 किलोमीटर रन रहता है, तो औरंगाबाद नहीं सॉरी नागपुर भर्ती थी, तो और जाके उल्टी कर रहा है कोई ग्राउंड पे, मतलब ऐसा कर रहा है। तो मैं दौड़ के आने के बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आके खड़ा हूँ, और मैं जो होता है एक एक्सलेंट गुड और सेटिस्फाइड जो भर्ती होने के बाद, तो मैं एक्सलेंट में तो नहीं आया, मैं गुड में जाके आराम से खड़ा हूँ, और जो सामने वाले लड़के आके हाँ वो करके ऐसे लग रहे, तो मेरे को लगा कि मैं मतलब हो सकता हूँ। तो फिर वो मैं भर्ती नहीं पा वो हुआ, फिर नेक्स्ट भर्ती में गया तो सिलेक्ट हुआ, और आर्मी में 2003 में भर्ती हो गया। मतलब कुछ ऐसा स्पेशली वो नहीं किया था। मतलब आर्मी में आपको एक बहुत अच्छी लाइफ आपने जी है, बहुत अच्छी लाइफ जी है। और वहाँ आर्मी की में कोई प्रेरणादायी घटना आपको याद है कि जो कि आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी, ऐसी कोई घटना जो आर्मी में आपके साथ है, ऐसी यादगार बात? अब हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि किस तरह से वो अपना जीवन जिए, और भी कुछ लोग हैं जिनके साथ छोटी मोटी इंजरी होती रहती है और वो हार मान के बैठ जाते हैं, और आज आपने बहुत कुछ हासिल किया, ये आर्मी की कहीं प्रेरणा है, QMTI की प्रेरणा है, तो आप हमारे युवाओं को और देखने वाले ऐसे श्रोताओं को कि जो ज़िंदगी में कुछ गंवाया है उन्होंने, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो युवाओं को ये कहना चाहूँगा, मोबाइल साइड में रखो, आप जो ढूंढते हो तो आप क्या करियर करना चाहते हो उसको पहले टारगेट फिक्स करो कि आपको ये करना है। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ छोटा मोटा, या फिर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो आप पहले टारगेट डिसाइड करो, आपको आर्मी भर्ती होना है या एयरफोर्स जाना है, नेवी जाना है, ये पहले टारगेट सेट करो, और उसके बाद उसी के पीछे भागो एक सिंगल। उसके बाद आप क्या करते हो, मोबाइल में जो आता है, अभी पहले में आएगा आपको आर्मी, फिर अच्छी लगेगी, फिर नेवी अच्छी लगेगी, फिर UPSC अच्छी लगेगी, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसको साइड रखो, बुक ले लो, पढ़ो, प्रेरणा लो वहाँ से। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्मी में फिर आपकी 3 साल दौड़ लगाई, फिर आर्मी में नहीं हुए, फिर आप हार जाओ ना, फिर वहाँ
आप जब तैयारी करते हो ना आर्मी की, तो साइड बाय साइड आप फिजिकली फिट रहते हो, मेंटली स्ट्रेस में जो रहते हैं वो मतलब जो अभी सुबह सुबह आप दौड़ लगाते हो तो इतना अच्छा लगता है। जो एक नया लड़का भी दौड़ लगाएगा, कोई दिन भर उसका माइंड फ्रेश रहेगा। लेकिन सुबह आके तुम आप मोबाइल देखोगे, जो कि सुबह से आपको ट्रेस में हो और पूरा दिन आपका ट्रेस में जाएगा, और फिर क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना है वो सोचेगा ही नहीं, कि आपको टारगेट ही फिक्स नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं आर्मी में भर्ती हुए, ठीक है, मोस्ट ऑफ हो ही जाएंगे आप अगर टारगेट फिक्स है तो। आर्मी में नहीं हुए, नेवी में नहीं हुए, एयरफोर्स में नहीं हुए, यूपीएससी एमपीएससी आपके पास बहुत वो है, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन उसके बाद भी आप नहीं हुए, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल या तो उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो आर्मी की या जो किताबों की पढ़ाई है वो इतनी अच्छी है। जो मैंने यहाँ पे आके थोड़ी यूपीएससी एमपीएससी ट्राई किया था एक 6 महीने क्यूएमटीआई में, तो वो इतनी अच्छी प्रेरणादायी है कि हम लोग वो गलत नहीं कर सकते। क्योंकि आप 18 से 22 तक जब ये वो एज में रहते हो, तो आप डाइवर्शन होने का दो रास्ते, एक तो बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत ही खराब जाता है। जी। तो वो जो यूपीएससी एमपीएससी अगर ट्राई करोगे, मतलब या तो फिर ये बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, वो अच्छा रास्ता ही जाएगा आपको जी। वहां पे आप हारोगे नहीं। और फिर ठीक है नहीं करोगे आप, लेकिन ये जो है फिजिकली तो फिट करेगा ही आपको, लेकिन मेंटली भी आपको फिट करेगा। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ आप सभी आप आ जाओ, वेलकम है आर्मी में, बहुत अच्छा माहौल है। आज अभी आजकल तो वो आया है अग्निवीर। अग्निवीर आए हैं, तो वो अग्निवीर अच्छे माहौल है, क्योंकि वो आपको बैकग्राउंड तैयार कर देता है। ठीक है, आपको 70% बंदे लेंगे या 50% लेंगे, लेकिन आप 5 साल के अंदर इतनी डिसिप्लिन सीख के बाहर आओगे ना, तो आप समाज के लिए एक प्रेरणा बनोगे। नहीं भी समाज के लिए बनोगे, आपके जो फैमिली है उसके लिए तो मैं तो बोलता हूँ प्रेरणा बन ही जाओगे। क्योंकि 5 साल के अंदर आपका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। जो आपके अंदर निगेटिविटी है या जो भी, आप ये मत देखो कि मेरे को 5 साल में क्या मिलने वाला है, पेमेंट तो दे ही रही गवर्नमेंट। उसके बाद जो 5 साल के अंदर आपके जो ट्रेस और जो आपको डाइवर्शन करने का जो रास्ता, गलत रास्ता देखने का जो था, वो आपको सही रास्ते में लाके नजरिया बदल जाएगा आपका जीवन के बारे में। और सर अब चलते चलते एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये सब कुछ आपने हासिल किया है, और ये हासिल करने के बाद अब लक्ष्य क्या है आपका, ये ज़रूर बताएं हमें कि आगे आप क्या करना चाहेंगे। जब क्यूएमटीआई में आपने प्रशिक्षण लिया, बहुत कुछ आपने सीखा, तो अब अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? क्यूएमटीआई ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्यूएमटीआई के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आया था कि हम लोगों को बिजनेस नहीं करना, मतलब चालू करने का थोड़ा सा लेट करना था। तो मैं 2018-16 में आया था। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों ने हम लोगों को ईडीपी प्रोग्राम दिया, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम दिया, फिर कंप्यूटर के क्लासेस, उसके बाद डीआईएसएम के क्लासेस। तो उन लोगों ने हम लोगों को ये बताया कि आप चालू करो बस। आप ये मत करो कि मेरे को चालू करना है और ऐसे ही आप सर्च करते रहोगे। तो उस टाइम मैंने 2019 में मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई का उसमें अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसमें। लेकिन मैंने 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था, जबकि मैं क्यूएमटीआई में था। तो मैं यहाँ पे अभी मैं बिजनेस मेरा स्कैफोल्डिंग का है, तो मैं उसको और ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं जो सेंटरिंग मटेरियल जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ या उसका ट्रेडिंग करता हूँ और उसको रेंट पे देता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। लक्ष्य है कि जो मेरा जो बिजनेस है वो मेरा महाराष्ट्र में ना रह के मैं ऑल इंडिया करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये सब बातें सुन के। और श्रोताओं, आपने देखा कि कैसे प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए ड्यूटी भी उन्होंने की है, और उसके बाद क्यूएमटीआई आके और भी वो पूरा संघर्ष करके और अपने बलबूते पर आज बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से हम अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के जाबाज सिपाही से। तब तक सुजाता को दीजिए आज्ञा। और सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना कि संदीप जी ने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया और प्रतिकूल स्थिति में भी खुद को स्थापित किया है।
तो वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। संदीप जी, आप यहाँ आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और बहुत कुछ प्रेरणा आपसे मिली है। तो हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर से मिलते हैं एक जाबाज़ सिपाही से। इसी तरह सुजाता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।